तो दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का ये लड़ाई शुरू हुआ है तब से यूरोप के अंदर के जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप काफी बदल चुका है। दोस्तों यूरोप के अंदर कई सारे ऐसे देश है जो अब रशिया के खतरे को महसूस कर रहा है और साथ ही साथ अपने आप को रशिया के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मिलिट्री अलायंस में जुड़ने का तैयारी भी कर रहा है। ऐसे देशों में स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है जो प्रमुखता के साथ ऐसे मिलिट्री अलायंस में जुड़ने के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन मुखर रूप में यूक्रेन का मदद भी कर रहा है और रशिया के खिलाफ अपने आप को तैयार भी कर रहा है। अब दोस्तों यूके के मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के इंडस्ट्रियल पावर और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों के ताकत के कारण स्वीडन रशिया के खिलाफ यूक्रेन के मदद के लिए 1000 फाइटर जेट डिप्लॉय करने की क्षमता रखता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में स्वीडन के पास इतना ताकत है कि वो चाहे तो रशिया के खिलाफ 1000 फाइटर जेटों का डिप्लॉयमेंट कर सकेगा, और अगर है तो किस तरीके से ये रशिया के लिए चैलेंजिंग बनेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई यूरोप के जियोग्राफिकल लैंडस्केप को संपूर्ण रूप से बदल दिया है। यूरोप के अंदर अब जहाँ पे कई सारे देश नए नए अलायंसों में जुड़ने का तैयारी कर रहा है ताकि अपने आप को रशिया के खतरे से बचाया जा सके, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर स्वीडन के पोजीशन को देखे तो स्वीडन फिलहाल इतने ताकतवर है कि अपने ही बलबूते पे किसी तरीके के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को झेल सकता है। दोस्तों स्वीडन के बीते एक दशक की अगर रणनीति को देखा जाए तो स्वीडन नॉन अलायंस ही रहा। मतलब एक तरीके से देखे तो द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर कोल्ड वॉर हो, यहाँ पे स्वीडन की तरफ से किसी भी एक ग्रुप का पक्ष नहीं लिया गया। हालांकि इस तरीके के नॉन अलायंस रणनीति लेने से कोई भी देश मिलिट्रीली कमजोर हो जाता है, पर एक्सपर्टों के कहना है कि 100 सालों तक नॉन अलाइंड रहने के बावजूद स्वीडन मिलिट्रीली इतना पावरफुल है कि वो अपने आप का सुरक्षा कर सकता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि स्वीडन संपूर्ण रूप से हथियारों से लैस और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी ऐसे देश को स्वीडन कड़ी टक्कर दे सकता है जो उसके लिए खतरा बने। हालांकि दोस्तों स्वीडन की तरफ से अब अपने नॉन अलाइंड रणनीति को बदलने का भी तैयारी किया जा रहा है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन के द्वारा बताया गया है कि वो और उनके पार्टी मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अब सर्वसहमति के साथ नेटो में जुड़ने का डिसीजन ले चुके हैं। उनका कहना था कि लगभग 200 साल तक उनके देश जो नॉन अलाइड रणनीति को आगे बढ़ा रहे थे उसमें अब तब्दीली का आवश्यकता है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि ऐसे नॉन अलाइड रणनीति से आगे बढ़ के अपने देश के हित को आगे बढ़ाना। उनके तरफ से ये भी कहा गया कि रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया गया हमला खाली इलीगल नहीं है बल्कि ये स्वीडन के सिक्योरिटी को संपूर्ण रूप से खतरे में ला चुका है। और उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि रशिया के तरफ से लगातार स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दिया जा रहा है कि वो देश रशिया के खिलाफ गठबंधन में ना जुड़े। दोस्तों स्वीडन के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके चिंता तब और बढ़ गया था जब मार्च महीने में रशिया के एयरक्राफ्ट मतलब 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 एयरक्राफ्ट स्वीडन के एयर स्पेस के अंदर प्रवेश किया था। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि स्वीडन के द्वारा इसे काउंटर करने के लिए अपने JS-39 ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया गया था, जो एक तरीके से स्वीडन के इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का ही हिस्सा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि उस दरमियान जब रशिया के एयरक्राफ्ट स्वीडन के एयर स्पेस के अंदर प्रवेश किया था तब रशियन एयरक्राफ्टों में परमाणु हथियार भी लैस था, जो एक तरीके से स्वीडन के सिक्योरिटी को लेकर चिंता और भी बढ़ा दिया। हालांकि दोस्तों स्वीडन को अगर देखा जाए तो ये नेटो के एक एक्टिव मेंबर ना होने के बावजूद नेटो के साथ काफी क्लोज है और बीते कई सालों से स्वीडन के मिलिट्री के द्वारा नेटो के साथ कई तरीके के पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया जा चुका है। और यूरोप के कई सारे देश जो नेटो के एक्टिव मेंबर है उनके साथ भी स्वीडन के काफी सौहार्दपूर्ण रिश्ता भी है। हालांकि इस घटना को लेके रशिया के मीडिया की तरफ से एक नैरेटिव बनाया गया है कि अगर ये देश नेटो के एक्टिव मेंबर बनता है तो नेटो के इन्फ्लुएंस रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा और नेटो यूरोप में बढ़ते हुए रशिया के दरवाजे तक आ जाएगा। और दोस्तों इसी का ही हवाला देते हुए लगातार रशिया की तरफ से इन दोनों देशों को मतलब स्वीडन और फिनलैंड को एक तरीके से धमकाया भी जा रहा है। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि रशिया की तरफ से इन दोनों देशों को धमकी के स्वरूप नतीजे भुगतने का भी बात कहा गया और ये भी कहा गया कि नतीजा काफी भयंकर होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वीडन अगर नेटो में जुड़ता है तो इससे स्वीडन को जितना फायदा नहीं होगा उससे अधिक फायदा तो नेटो के देशों को होगा। नेटो के देश स्वीडन के साथ मिलके और अधिक लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है स्वीडन के मिलिट्री इंडस्ट्री। दोस्तों स्वीडन 150 साल से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा, पर स्वीडन के जो हथियारों को मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों स्वीडन को अगर देखा जाए तो उसके पास दुनिया के कुछ गिने चुने और महत्वपूर्ण बड़े बड़े डिफेंस इंडस्ट्री है, जिनमें साफ ग्रुप तो है ही, साथ में BAE सिस्टम और उसका हिस्सा बोफोर जैसे कंपनी भी स्वीडन के पास है। दोस्तों साफ ग्रुप को अगर देखा जाए तो ये स्वीडन के सबसे प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जिनके द्वारा ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है और ये ग्राइफिन एयरक्राफ्ट दुनिया के कुछ बेहतरीन 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में शामिल है। साफ ग्राइफिन असल
में एक लाइट सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे स्वीडन के एयरफोर्स के द्वारा बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट और एफोर्डेबल नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है, जो कि दुनिया के किसी भी प्रमुख एयरक्राफ्ट को चैलेंज कर सकता है। इवन दोस्तों ग्राइफिन दुनिया का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है जिसने दुनिया का सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर को कैरी किया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राइफिन के जो मीटियोर मिसाइल है ये 80 माइल के दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और ग्राइफिन के जो सी वेरिएंट है वो एक साथ 4 मीटियोर मिसाइल, जबकि ग्राइफिन के ई वेरिएंट एक साथ 7 मीटियोर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्ट के सी वेरिएंट को स्वीडन के बेड़े के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि ई वेरिएंट फिलहाल तैयार हो रहा है। इन एयरक्राफ्टों ने अब तक कई तरीके के एक्टिव मिशन में अपने रोल निभा चुका है और करीबन 6 देशों के द्वारा ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें चेक रिपब्लिक, हंगरी, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ स्वीडन भी शामिल है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि मिलिट्रीली इतना स्ट्रॉन्ग ना होने के बावजूद स्वीडन एक ऐसा देश है जो बड़े मात्रा में हथियारों का एक्सपोर्ट भी करता है और अपने 90% तक हथियारों की जरूरत स्वदेशी तरीके से ही पूरा करता है। हालांकि अगर दोस्तों देखा जाए तो अब तक के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के पास कुछ ही संख्या में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है, लेकिन यूके के एक्सपर्टों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पे स्वीडन अपने बेड़े में 1000 से 1200 ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को भी शामिल कर सकता है, जो एक तरीके से स्वीडन को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एयरफोर्स में भी परिवर्तन कर सकता है। दूसरी तरफ अगर स्वीडन के अन्य इंडस्ट्रियों को देखा जाए तो यहाँ पे BAE सिस्टम एवी या फिर कहे तो BAE सिस्टम हैगलैंड शामिल है, जो कि स्वीडन के एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपनी है जो कई तरीके के मिलिट्री और सिविलियन व्हीकलों का निर्माण के साथ साथ उसका अपग्रेडेशन का भी काम करता है। BAE सिस्टम एबी या हैगलैंड के तरफ से वर्ल्ड क्लास फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स का निर्माण किया जाता है, जबकि स्वीडन के हथियारों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है बोफोर। दोस्तों बोफोर कंपनी को देखा जाए तो ये कुछ प्रोमिनेंट और महत्वपूर्ण हथियारों का निर्माण करता है और साथ ही साथ हथियारों के डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सपोर्ट सिस्टमों के ऊपर भी काम करता है। ऐसे हथियारों में इंटेलिजेंट एम्युनिशन, आर्टिलरी सिस्टम, कॉम्बैट व्हीकल टॉरेट, रिमोट वेपन सिस्टम, नेवल गन, एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। दोस्तों बोफोर के तरफ से मल्टी टारगेट नेवल गन सिस्टम 44 मिलीमीटर और 57 मिलीमीटर के गनों का निर्माण किया जाता है, जो प्रोग्रामेबल 3P एमुनेशनों को फायर कर सकता है। इसके अलावा बोफोर 155 मिलीमीटर के व्हील्ड हाउवित्जर, आर्चर, बोफोर लीमर सीरीज के आर्टिलरी, रिमोट वेपन सिस्टम, इंटेलिजेंट आर्टिलरी एमुनेशनों का भी निर्माण करता है, जो खाली स्वीडन को ही सप्लाई नहीं होता है बल्कि दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश भी इसका इस्तेमाल करता है। दोस्तों बोफोर के तरफ से निर्माण किया हुआ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हथियार है जो 100 साल तक इस्तेमाल के बावजूद भी अभी भी प्रसिद्ध है। इनमें बोफोर के तरफ से निर्माण किया हुआ 40 मिलीमीटर के गन शामिल है, जिसका इस्तेमाल तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी हो चुका है और उसके बाद से भी लगातार हो रहा है। दोस्तों 40 मिलीमीटर के ये जो बोफोर गन है इसे एक तरीके से लाइट ऑटोमेटेड गन सिस्टमों के डेवलपमेंट के फाउंडेशन के रूप में भी देखा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके स्वीडन के तरफ से बाद में 20 मिलीमीटर के कैलिबर से शुरू करके 55 मिलीमीटर के कैलिबर के तक अलग अलग गनों का डेवलपमेंट किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे ये भी पता लगने लगा कि 40 मिलीमीटर के इस तरीके के गन मॉडर्न एयरक्राफ्टों के खिलाफ सही ढंग से उपयोगी नहीं है और इस वजह से उसके बाद बोफोर कंपनी की तरफ से कई तरीके के अन्य हथियार निर्माण किया गया और अपने गनों को मॉडिफाई और फायर कंट्रोल सिस्टमों के साथ अपग्रेड भी किया गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो स्वीडन और रशिया का रिश्ता कभी भी इतना खराब नहीं था। साल 2008 के बाद से दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है वो खराब होना शुरू किया और इसके पीछे मेन कारण था जॉर्जिया के ऊपर रशिया के इन्वेजन। पर अब माना जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर हुए इन्वेजन के कारण स्वीडन का संपूर्ण टैक्टिक्स ही बदल रहा है और स्वीडन अब नॉन अलायंस से अलायंस के तरफ खाली आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहा है जो आवश्यकता पड़ने पे तुरंत ही स्वीडन के जो हथियारों के भंडार है उसे भर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।